कल वाला जरूर कल वाला सूत्र दोबारा श्लोक श्लोक तो जब भी अगर रिकॉर्डिंग ना शुरू हुई हो, आप लोगों को दिखलाई दे रहा होगा कि रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। दिखलाई दे रही है? जी गुरुदेव। हाँ, तो प्रतिदिन जब आप लोग स्क्रीन पर देखें कि रिकॉर्डिंग नहीं शुरू है, तो कृपया कर आप लोग याद दिला दे कि रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया जाए। जी गुरुदेव। तो अब यह सुने, आज की कक्षा में हम वही एक सूत्र जो अलग से जो हमें आज याद आया है, पुनः उस सूत्र को हम दोहराते हैं। सूत्र है कि चर लगने चरे सूर्य, चर लगने चरे सूर्य, चर रासौ शशि तथा सिद्धि फलम नूनम वक्तव्यम गण को तमई। यानी कि चर लग्न हो, जिस समय प्रश्नकर्ता आ रहा है उस समय का लग्न भी चर हो, चर राशि में सूर्य भी हो, एवं चर रासौ शशि तथा चर रासौ शशि तथा, यानी कि तीनों ही चर राशि में हो। तो चर राशियां कौन कौन सी होती है हम सबको मालूम है। कौन कौन सी चर राशियां होती है? तो 1, 4, 7 एवं 10, यानी कि मेष, कर्क, तुला एवं मकर। सूर्य भी इन्हीं चारों राशियों में से किसी में हो, चंद्रमा भी इन्हीं चारों राशियों में से किसी में हो, और लग्न भी इन्हीं चारों राशियों में से। तो फल, शुभ फल मिलने के अंदेशा बढ़ जाते हैं। अब आते हैं आज की विषय वस्तु की तरफ। हम लोग आज का विषय वस्तु हम लोगों का है फलित की कक्षा के लिए संतान से संबंधित विषय वस्तु की आज हम लोगों का शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बात अब यहां पर देखा जाए, संतान कहां से आता है? स्त्री और पुरुष दोनों ही अधूरे होते हैं। स्त्री एवं पुरुष दोनों ही अधूरे होते हैं। कब तक अधूरे माने जाते हैं? विवाह के बाद दोनों मिलकर पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जब तक संतान नहीं होती है तब तक जीवन अधूरा ही रहता है। इसके बाद में जो ही संतान होती है तो जीवन पूर्ण सा हो जाता है और एक सार्थकता व्यक्ति को महसूस होती है। लेकिन जब वही संतान आज्ञाकारी होता है तो माता पिता के हितों को ध्यान में रखने वाला होता है, तो व्यक्ति क्या कहता है कि हाँ, ऐसा संतान इसे मिला है जो इसके कई जन्म पूर्व के भी पुण्य का फल भी है। पुत्र जहां धार्मिक कृत्य करने वाला होता है, कुल के परंपरा को आगे बढ़ाने वाला होता है, उत्तराधिकारी सिद्ध होता है, एक अच्छा उत्तराधिकारी सिद्ध होता है, तो व्यक्ति का नाम आगे जाता है। वहीं बेटी की बात करें तो अपने सुगठित एवं संतुलित व्यक्तित्व से दोनों कुलों को, दोनों वंशों को, अपने माँ बाप के भी वंशों को एवं अपने पति के भी परिवार को, एक वंश भी कह सकते हैं, दोनों कुलों के वंशों में यश में वृद्धि करने वाली होती है।
अब यहां पे एक कुंडली बनी हुई है। यह जो कुंडली है, हम लोग सभी जानते हैं कि कुंडली का कौन सा भाव, क्या कौन सा, किस भाव को हम लोग क्या कहते हैं। कुंडली में सदैव लग्न भाव यही होता है। यह दूसरा भाव होता है, यह तीसरा, यह चौथा एवं यह पांचवा भाव होता है। पांचवें भाव से हम लोग संतान के बारे में जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। पांचवें भाव के बलाबल से संतान सुख के बारे में जाना जाता है। संतान के कारक गुरुदेव होते हैं। बृहस्पति की स्थिति कुंडली में संतान की जहां तक हम लोग बात करते हैं पंचम भाव से, कि बृहस्पति के स्थिति के बारे में भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। बगैर बृहस्पति के देखे हुए हम लोग संतान के बारे में फलादेश नहीं कर सकते। हम लोगों को चंद्रमा से भी पांचवे का विचार करना चाहिए। वैसे सही मायने में देखा जाए तो पंचम भाव, जो यह भाव हुआ, पंचम भाव का विचार हम लोगों को करना चाहिए। भावत भावम के सिद्धांत के अनुसार पंचम से पंचम यानी कि यह पांचवा भाव हुआ, तो यहां से पुनः हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4 5, यह भाव हुआ। यह पांचवा हो, पंचम से पंचम यह हुआ। वैसे कुंडली का यह 9वां भाव है। आप यहां से गिनकर ऐसे देखेंगे तो यह 9वां भाव बनेगा। तो 9वां भाव, तो हम लोगों को चंद्रमा से भी पंचम को देखना चाहिए। वैसे सभी जातक शास्त्रों में चंद्रमा का गुणगान ही किया गया कि चंद्रमा जिस कुंडली में मजबूत हो, चंद्रमा जिस कुंडली में मजबूत हो, वह व्यक्ति मजबूत स्वभाव का होता है। चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो ढेर सारी अनिष्टों का समाधान होता है या परिहार भी होता है। फलदीपिका पुस्तक के पहले श्लोक में ही लिखा गया है, बतलाया गया है इन सभी चीजों के बारे में, विषय वस्तुओं के बारे में, कि हमें किन किन चीजों का विचार करना चाहिए। तो लग्न से पंचम का विचार करना चाहिए, तो पंचम में किन किन चीजों का विचार करना चाहिए। पंचम भाव का भी विचार करना चाहिए एवं भाव के स्वामी का भी विचार करना चाहिए। हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है, समझा भी है कि स्वामी का क्या महत्व होता है। स्वामी मतलब घर का मालिक, देख रेख करने वाला। भाव कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर स्वामी की स्थिति अच्छी नहीं है तो उस भाव का मैनेजिंग पावर कमजोर हो जाता है। अगर भाव खराब हो, अगर भाव खराब हो और स्वामी अच्छी स्थिति में हो तो यह मैनेजिंग थोड़ा अच्छा से कर लेता है, यानी कि काम चल जाता है, विषमताएं उतनी नहीं आती है। लेकिन काम करने वाला कौन होता है? काम करने वाला भाव ही होता है, या भाव में बैठे हुए ग्रह देव लोग होते हैं, या भाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रह देव लोग होते हैं। तो हम लोग पंचम भाव और पंचम भाव के स्वामी। उसी प्रकार चंद्रमा से पंचम भाव एवं उनके स्वामी के बारे में भी, दोनों के बारे में विचार करनी चाहिए। तो क्या क्या आया हम लोगों के पास में? एक पंचम भाव हुआ, पंचम भाव का स्वामी हुआ 2, चंद्रमा से पंचम भाव 3, पंचम भाव का स्वामी 4। हमने गुरुदेव की बात पहले कर ली, गुरुदेव। इसके बाद में नवम भाव, पंचम से पंचम होता है, तो नवम भाव एवं नवम भाव के स्वामी, इन चीजों के बलाबल को देखनी चाहिए।
तो हम लोगों को कितने चीज आ गए, 1 2 3 4 5 6 और एक गुरुदेव, 7। साथ ही हम लोगों को चौथे भाव को भी देखना चाहिए। अगर इन भावों की स्थिति अच्छी हो, अगर इन भावों की स्थिति अच्छी हो तो फल अच्छे मिलते हैं। अगर इन लोगों में जितनी ही समस्याएं आती हो, यानी कि फल में कमी आती हो, इन ग्रहों के, चाहे इन भावों के, चाहे इन भावेशों के स्थितियों में जो भी कमी पाई जाती है, जितनी कमी होती है, जितने अनिश्चितता दिखती है, उतना ही हमारे फल में अनिश्चितता होता चला जाता है। इन्हीं योगों के बलाबल के अनुसार हम लोग संतान कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, पढ़ने वाला होगा, चंचल होगा, गंभीर होगा, इन्हीं सभी चीजों को, विषय वस्तु को ध्यान में रखकर हम लोग फलादेश करने का प्रयास करते हैं। प्रथम श्लोक में यह भी कहा गया है कि यदि 5वें भाव का स्वामी, अगर यहाँ पर जो भी गिनती लिखी हुई है, अगर मान लिया जाए, हम पहले ग्रहों के स्वामित्व को लिख देते हैं, सूर्य 1, चंद्रमा 4, मंगल 1, सूर्य 1 नहीं, सूर्य 5, मंगल 1 और 8, बुध देव 3 एवं 6, गुरुदेव 9 या 12, 9 और 12, शुक्रदेव 2 एवं 7, शनिदेव 10 एवं 11। अब मान लिया जाए कि यहाँ पे जो राशियां लिखी गई हो, अगर यहाँ पर 7 ही लिखा हुआ है तो 7 नंबर राशि के स्वामी शुक्रदेव हो गए। शुक्रदेव कुंडली के 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठ जाए तो फलों में हानि होती है। अगर यहाँ पे 7 नहीं होकर के अगर यहाँ पर 9 नंबर की ही गिनती है तो स्वामी कौन हो गए, 9 नंबर गिनती, यानी कि 9 धनु राशि, धनु राशि के स्वामी गुरुदेव। अगर गुरुदेव यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे हो तो फलों में हानि होती है। ऐसा हमारे पुस्तकों में लिखा हुआ है। जो फल दीपिका पुस्तक की मैं बात कर रहा हूँ, उस पुस्तक में भी यह बात लिखा हूँ, मैंने आज ही दिन में पढ़ा था। हमें अपने ऋषियों के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश या पुस्तकों में बतलाए गए बातों को सहर्ष स्वीकार करनी चाहिए। और हम जहां भी बोलते हो, जिस पुस्तक का आधार हो, हमने जिस पुस्तक से ज्ञान अर्जन किया है, उस पुस्तक का नाम, लेखक का नाम जरूर लेनी चाहिए। अगर हम पुस्तक का नाम हम लोग या लेखक का नाम नहीं लेते हैं तो यह हम लोगों की छोटी बुद्धि होगी, एक नहीं कहा जाता है कृतज्ञता, वह वाली स्थिति उत्पन्न होती है। तो हमें कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। यह भी लिखा गया है पहले श्लोक में ही कि 6ठे 8वें 12वें घर में जो भी राशियां पड़ी हुई हो, जो भी राशियां 6ठे 8वें और 12वें भाव में पड़ी हुई हो, उसके स्वामी जो बनते हो, उनकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ना भी नुकसानदायक माना जाता है। सबसे बड़ी बात पहला श्लोक में ही कहा गया है, जो हम लोग हर चीजों की तरफ, हर चीजों पर उपयोग करते हैं, चाहे वह प्रश्न कुंडली की बात हो, लग्न कुंडली की बात हो, हम लोग जिस भाव का विचार करते हैं। अगर हम लोग भाग्य का विचार करें तो लग्न, लग्न यह होता है और भाग्य भाव यह हुआ। अगर भाग्य भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए, लग्न भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठ जाए तो अच्छा योग माना जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे पुस्तक में यह भी लिखा हुआ है कि अगर पंचम भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए या लग्न भाव का स्वामी पंचम भाव में, यानी कि परस्पर स्थान परिवर्तन हो, या जितना ही अच्छे ढंग से इनके संबंध बनते हो, उतना ही सकारात्मक बात आता है।
संबंध कई प्रकार से होते हैं, परस्पर दृष्टि संबंध से, राशि परिवर्तन संबंध से, मित्र गृही होने से भी कई प्रकार से संबंध बनते हैं। जितने अच्छे संबंध बनेंगे उतने ही फलों में सुखद मोड़ आता है और घर में खुशियां बढ़ती है। अब आते हैं हम लोग किसी एक दूसरे विषय वस्तु पर। यह तो हम लोगों को शुरुआत करनी थी, और हम लोग अध्ययन अब किस कायदे से करें। शुरुआत तो हम लोगों ने कर लिया, तो हम लोगों को इन सभी चीजों का अध्ययन करना है। नवम भाव को भी बढ़िया से अध्ययन करना है और पंचम भाव को भी बढ़िया से अध्ययन करना है। कभी कभी पुनरावृत्ति भी की जाती है। तो हमें याद है कि हमने पंचम भाव में बैठे हुए ग्रहों के बारे में हमने बतलाने का, समझने का प्रयास किया था कि कौन से भाव, पांचवें भाव में कौन से ग्रह बैठते हैं तो हमारे लिए शुभ होते हैं, कौन से अशुभ होते हैं। लेकिन शायद नवम भाव के बारे में हम लोगों ने चर्चा नहीं किया था। तो हम लोग अगले कक्षाओं में नवम भाव से भी संबंधित चर्चा करेंगे और पंचम भाव से भी संबंधित हल्के फलके पहले चर्चा कर लेंगे कि कौन से ग्रह होंगे, किस प्रकार की दृष्टियां होंगी, तो कैसे फल मिल सकते हैं। अब इसके बाद में कल की कक्षा में हमने कहा था कि हम एक कुंडली आप लोगों के समक्ष रखेंगे। शायद याद होगा आप लोगों को। कुंडली स्पष्ट आप लोगों को दिखलाई दे रही है? जी गुरु। जी सर। जी हाँ, कुंडली यूं समझिए, यह जो कुंडली है इसमें क्या देखना है, स्पष्ट रूप से हमने लिखा है कि दाम्पत्य जीवन में समस्याएं एवं उपाय। इसका हम लोग आज विश्लेषण करने नहीं जा रहे हैं, हम लोग आज इसका विश्लेषण नहीं करेंगे। आप लोग इस कुंडली को खूब बढ़िया से गौर से देख लीजिए, और वीडियो भी आप लोगों के पास में जाएगी तो वीडियो में भी यह कुंडली दिखेगी। आप लोग वीडियो के माध्यम से कुंडली बना लेंगे। और इस कुंडली में क्या कोई समस्याएं हैं? अगर समस्याएं हैं तो आप लोगों ने 3 महीने तक लगातार दाम्पत्य जीवन की अच्छाइयां, समस्याओं के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है। यह अध्ययन आप लोगों का कितना तक सटीक है, हम इसके लिए आप लोगों को समय दे रहे हैं। उत्तर देने के लिए बाध्यता किसी में नहीं है, हमारे तरफ से यह बाध्यता नहीं है कि आपको उत्तर देने ही है। जिसे इच्छा हो वह उत्तर दे सकता है, जिसे ना इच्छा हो उत्तर नहीं दे सकता। लेकिन हम लोग यहां पर यह देखने का प्रयास करें, कम से कम एक चीज और, हम लोग कुंडली की फलादेश नहीं कर रहे हैं। हम लोग यह देखने का प्रयास करें आज, केवल ज्ञाति कारक ग्रह, केवल ज्ञाति कारक ग्रह और उनसे संबंधित समस्याएं क्या जातक में है या नहीं है। जिस जातक की यह कुंडली है, जिस जातक की यह कुंडली है, उस जातक के अभिभावक शायद कक्षा में उपस्थित हैं। हमें जब व्हाइट बोर्ड लग जाती है हमें नहीं दिखलाई देता। अब हम मोबाइल से लॉगिन हो लिए, हम देख पाएंगे अब।
तो हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि ज्ञाति कारक किस प्रकार से समस्याएं देने का प्रयास करते हैं। योगेश शर्मा जी, हाँ, योगेंद्र शर्मा जी, हाँ हैं। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि जो भी ग्रह ज्ञाति कारक होते हैं कुछ ना कुछ समस्याएं देने का काम करते हैं। ग्रहों के हिसाब से, ग्रहों के डिग्रियों के आधार पर यह ऊपर में जो कुंडली बनी हुई है यह लग्न कुंडली है और यह नवमांश कुंडली है। ऊपर में की कुंडली लड़के का है और नीचे की यह लग्न कुंडली है और यह नवमांश कुंडली है, यह लड़की का है। दोनों दाम्पत्य जीवन के सूत्र में बंध चुके हैं। इन दोनों के ज्ञाति कारक, लड़का के ज्ञाति कारक मंगल हैं और लड़की के ज्ञाति कारक सूर्य देव हैं। तो क्या इनसे भी संबंधित समस्याएं इनके जीवन में आ रही है या नहीं आ रही है? क्योंकि हम लोगों ने जो कक्षाओं में हम लोगों ने अध्ययन अध्यापन किया है तो ज्ञाति कारक ग्रहों से संबंधित अध्ययन अध्यापन नहीं किया है। हालांकि यह जैमिनी ज्योतिष से संबंधित है। जैमिनी ज्योतिष से संबंधित बातों को देखने के लिए अलग सूत्र हैं। हम लोग पंचम भाव पर वह भी सूत्र का इस्तेमाल खूब बढ़िया से करने का प्रयास करेंगे। हम जितना जानते हैं, हमारे अंदर में जो ज्ञान है, हम आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। तो आइए, जितना भी हो सके कम से कम, अगर ज्ञाति कारक मंगल देव हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान देने वाले हैं, ज्ञाति कारक सूर्य देव हैं तो नुकसान देने वाले हैं। तो क्या वास्तव में नुकसान दे पा रहे हैं? तो आइए इसको समझने के लिए हम लोग एक अलग से लग्न कुंडली बनाते हैं। यदि कोई कक्षा में नया है और कक्षा में प्रतिदिन भाग लेना चाहता है तो यह दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकता है। अब हम लोग ज्ञाति कारक ग्रह के लिए क्या करते हैं? तो ज्ञाति कारक ग्रह जो होते हैं इनकी इसे हम क्या देखते हैं, जैमिनी ज्योतिष में ग्रहों की दशाएं नहीं चलती, राशियों की दशाएं चलती है। वैदिक ज्योतिष में हम लोग विंशोत्तरी दशाएं, अष्टोत्तरी दशाएं कहते हैं। उसे जैमिनी ज्योतिष में हम लोग राशियों की दशाओं को क्या कहते हैं? चर दशा कहते हैं। तो अभी जातक का जो चर दशा है वह मकर राशि में मीन का है। मकर राशि की महादशा है और मीन की अंतरदशा है। वहीं जातिका की लें तो मकर राशि का ही महादशा चल रहा है और सिंह की अंतरदशा अभी 1 महीने पहले पूर्व में समाप्त हुई है और अभी कर्क राशि की अंतरदशा चल रही है। यानी कि दोनों की महादशा मकर राशि की ही है। तो हम एक मकर लग्न की कुंडली बना लेते हैं, क्योंकि महादशा जिसकी चल रही होती है हम लोग उसको लग्न मानकर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो मकर लग्न की एक कुंडली बनाते हैं। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर लड़के की कुंडली पर हम इसका उपयोग करके देखते हैं। तो मंगल देव किस राशि में है? मंगल देव तुला राशि में है। मंगल देव किस राशि में है? तो मंगल देव तुला राशि में है। तो तुला राशि यहां हो गया, मंगल को हम यहां बिठा दिए। अब यहाँ पर देखा जाए तो वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की दृष्टियां चलती है, तो जैमिनी ज्योतिष में किस चीज की दृष्टियां चलती है? राशियों की। तो 7 नंबर की राशि कौन सी राशि है? चर राशि है, स्थिर राशि है, द्विस्वभाव है। तो 7 नंबर की राशि जो है वह चर राशि है। चर राशियों की दृष्टियों की बात करें तो हम लोग पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? चर राशियों की दृष्टि। तो चर राशियों की दृष्टि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि सभी चर राशियां सभी चर राशियां अपने से दूसरे अपने से दूसरे स्थिर राशि को छोड़कर
को छोड़कर बाद बाकी सभी स्थिर राशियों को देखती है। तो यह 7 नंबर की जो गिनती है यह चर राशि है। तो इससे अपने दूसरा, तो चर के बाद में यह स्थिर होता है। स्थिर 8 नंबर की राशियां हुई। तो स्थिर को छोड़ के स्थिर राशियां कौन कौन सी होती है? 2, 5, 8 और 11। तो 8 नंबर को यह नहीं देखेगा। फिर किसको किसको देखेगा? तो 2 नंबर को देखेगा, 5 नंबर को देखेगा और 11 नंबर को देखेगा। इससे स्पष्ट होता है कि अभी जो जातक है, लड़का है, उसके दूसरा भाव किस चीज का होता है? तो धन का भाव होता है, वाणी का भाव होता है। तो दूसरे भाव से संबंधित, 5वें भाव से संबंधित, 5वां भाव प्रेम और संतान का होता है, ज्ञान का भी होता है। इससे संबंधित या 8वां भाव जहां हम लोग बीमारी का भी मानते हैं, तो यह सोच का भी भाव है, नई सोच का। तो नए सोच उत्पन्न न होना, नए सोच का सकारात्मक न होना, अगर खराब हो रहा है तो नए सोच से हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी। तो इस तीनों भाव, यह कोई जरूरी नहीं है कि तीनों भाव से संबंधित समस्याएं आए, किसी न किसी एक भाव से समस्याएं आने की संभावना अधिक होती है। कभी कभी तो तीनों भावों से संभावनाएं बनती है। अब हम लोग सीधे नहीं कह देंगे कि हाँ इन इन भावों से समस्या है। इसके अलावा यह तो महादशा का हो गया। अब इसमें हम लोग अंतरदशा भी लगाते हैं। अंतरदशा मीन का हो गया। तो मीन राशि कौन है? मीन राशि यह हो गया। फिर हम लोग इसको लग्न मान लेंगे। तो इसको लग्न मानेंगे तो 1, 2, 3 यह भाइयों का भाव हो गया, संचार का भाव हो। तो पहले हम लोगों को किन किन चीजों में समस्याएं नजर आई थी? पहले आया था धन भाव से, पंचम भाव से यानी कि संतान भाव से, और अष्टम भाव से समस्याएं दिखी थी। अब इसको हम लग्न बना लेते हैं, मीन को लग्न बनाते हैं, तो यह तीसरे भाव से समस्याएं आया, यह धन भाव है। तीसरा पराक्रम से संबंधित, यानी कि जो हम सोचते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, हो नहीं पाता है। हम जितना प्रभावशाली रहे थे उतने प्रभावशाली अभी नहीं है। प्रभावशालीता में कमी आ जाना, संचार में कमी आ जाना, यानी कि हम जो काम करते हैं, जो हमारी गतिविधियां हैं, हमारी गतिविधियां कर रहे हैं लेकिन उसमें सकारात्मक मोड़ नहीं आ रहा, ये समस्या है। अब यह तो हुआ तीसरा भाव, यह हुआ चौथा, पांचवा, छठा। छठा भाव जहां रोग का भी कहा जाता है, तो यह जो है एक विवाद का भी भाव कहा जाता है इसे, छठे भाव को। छठे भाव से हम लोग नौकरी को भी देखते हैं, तो इनमें भी समस्याएं दिखी। तो अब इसके अलावे छठा भाव हो गया। अब हम आते हैं 7वां, 8वां और 9वां। 9वें भाव में तो खुद के मंगल देव बैठे हुए हैं, यानी कि 9वां भाव भाग्य का हुआ। तो भाग्य से संबंधित भी कुछ समस्याएं आती होगी। अब इसके बाद में यह देख रहा है 11 नंबर राशि को, कुंभ राशि को देख रहा है। तो यह हम लोग मीन जब मान लिए तो मीन से 12वें हो गया, और 12वां भाव जो होता है व्यय का होता है, खर्चे का होता है। इसके अलावे और भी कुछ भावों का होता है, यानी कि एकजुटता, एकत्र होना, समर्पण का भी भाव हम इसे कह सकते हैं। तो इन सभी चीजों में कहीं ना कहीं जो इन चीजों को हम लोगों ने देखा कि इन संबंधित कुछ ना कुछ समस्याएं आती होगी। कुछ समस्याएं ऐसी होती है निजी जीवन के अंदर की होती है, वह समस्याएं तो होती है लेकिन किसी दूसरे को जल्दी दिखता नहीं। जब तक कि कोई कहता नहीं है तब तक व्यक्ति जानता तक नहीं। कुछ समस्याएं वैसी भी होती है। कुछ समस्याएं होती है कि न कहते हुए भी दूसरा कोई जान लेता है। तो अब यहाँ पर योगेश जी कक्षा में उपस्थित हैं अभी। ये भले योगेश जी कर रहे हैं, योगेंद्र शर्मा जी। जी जी गुरु जी। योगेंद्र शर्मा जी, अभी जो हमने जितनी बातें कहा,
योगेश शर्मा जी नहीं, योगेंद्र शर्मा जी, ठीक है। योगेंद्र शर्मा जी। जी गुरुदेव। आप इस जातक को जानते हैं, इसलिए मैंने आपका नाम लिया है, खूब भली भांति से जानते हैं। तो जी क्या जो गुरुदेव। यह लड़के के बारे में अभी जो मैंने कहा, जो भी समस्याएं, क्या यह इन समस्याओं में से कुछ समस्याओं से वह लड़का ग्रसित है या नहीं है? जी जी ग्रसित है। है। हाँ। तो अब यहाँ पर हम लोग अभी इसका उपाय नहीं ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग इन चीजों को भी कुंडली पर लगाएं, देखें, अगर उसके अनुरूप अगर समस्याएं आती है तो उसके अनुरूप भी हम लोग उपाय करने का प्रयास करें। अब आते हैं इसी चीज को हम लोग जातिका की कुंडली पर लगाने का प्रयास करते हैं। जातिका का कुंडली ज्ञाति कारक इस ग्रह क्या कह रहा है? तो जातिका के कुंडली में भी महादशा मकर की ही चल रही है, महादशा मकर की ही चल रही है, इसलिए मकर लग्न की ही कुंडली हमने रहने दिया। और इनके ज्ञाति कारक सूर्य देव हैं, तो इनके सूर्य देव 2 नंबर की राशि में यहां बैठे हुए हैं, तो हम सूर्य देव को यहां बिठा दिए 2 नंबर की राशि में। ज्ञाति कारक ग्रहों के बारे में ऐसा बतलाया गया है कि कुछ ना कुछ कष्ट ये देते हैं। तो यह अब देखने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या यह जातिका को भी कष्ट दे रहा है। तो 2 नंबर की राशियां जो होती हैं वह कौन सी राशियां होती है? स्थिर राशियां होती है। 2 नंबर की राशियां कौन सी राशि होती है? स्थिर राशि होती है। तो स्थिर राशियों की दृष्टियों के बारे में हम लोग अगर बात करें तो स्थिर राशियों की दृष्टि कौन सी होती है, इस पर भी हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। तो स्थिर राशि की जो बात करें, रुकिए जरा सा मंगल को यहां से मिटाने दीजिए। सूर्य देव कहाँ बैठे हुए हैं? तो 2 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं। हमने महादशा जिसकी चल रही है उसको हमने लग्न बना लिया। सूर्य देव जिस राशि में बैठे हुए हैं जन्म राशि में, हमने सूर्य को वहां बिठा दिया। फिर देखेंगे कि सूर्य किस राशि में है, तो सूर्य स्थिर राशि में है। तो स्थिर राशियों की दृष्टि के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं कि स्थिर राशियां जो होती है अपने से 12वें या अपने से पिछले, दोनों ही शब्द कह सकते हैं, अपने से 12वें चर को छोड़कर सभी चर को देखती है, छोड़कर सभी चर को देखती है। तो अब चर राशियां कौन कौन सी होती है? चर होती है 1, 4, 7 और 10। तो सूर्यदेव जो स्थिर राशि में बैठे हुए हैं तो अपने से पिछले राशि को नहीं देखेंगे, तो किसको किसको देखेंगे? अपने चौथी राशि को देखेंगे, 7वीं को देखेंगे और 10वीं को देखेंगे। तो चौथी राशि कौन है? चौथी राशि यहां पर पड़ी। अब यहां पर यह देख लेंगे, यह कौन सा भाव है? तो यह भाव दंपति भाव है। और इसके बाद में 7वां जो है कर्म भाव है। देखेंगे तो यह नुकसान करेंगे, तो नुकसान क्या करेंगे? तो कर्मों से व्यक्ति पीछे, जो उसका कर्तव्य है तो कर्तव्य से पीछे आने का कोशिश करेगा। 10वां लग्न है, अच्छा सोच है, तो अच्छे सोच से थोड़ा पीछे आने का प्रयास करें। यह तो हुआ महादशा, मकर की महादशा में यही स्थितियां उत्पन्न हुई। अब देखिए
सिंह की दशा, सिंह की अंतरदशा अभी समाप्त हुई है, कर्क की अभी शुरू होने हुई है हाल फिलहाल में। तो कर्क जब कुछ बीतेगा तब तो इसके दशा का फल नजर आएगा। तो हम लोग पिछली दशाओं का ही आकलन कर लेते हैं कि पिछली दशाओं में क्या हुआ। तो यह सिंह राशि है, सिंह राशि की दिशा चली, तो सिंह को हम लोग लग्न मान लेंगे। तो जब सिंह को लग्न मान लेंगे तो 1 2 3 यह संवाद भी हुआ, संवादों में समस्याएं। अब उसके बाद में 3 के बाद में 4, मतलब 1 2 3 4 5 6, छठा भाव जो है यह वार्तालाप का भी कह सकते हैं, रूटीन का भी कह सकते हैं, टाइम टेबल का भी कह सकते हैं, यानी कि वक्त की पाबंदिता, रूटीन के अंदर में रहना। तो कुछ यहाँ रूटीन से भी संबंधित समस्याएं आ गई। अब इसके बाद में अगर हम लोग यहाँ सिंह को लग्न मानते हैं, सिंह को लग्न मानते हैं, तो लग्न से जो समस्याएं यहां पर दिखी थी, यानी कि जवाबदेही ना उठाना, वैसी समस्याएं। तो योगेंद्र जी, अभी जो हमने जातिका के बारे में कहा, जो भी खैर औरत महिलाओं के बारे में तो ज्यादा हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, हमें बोलने की आदत ही नहीं है, शब्द ही हम हमारे जुबान से नहीं निकलते। लेकिन हमने जितने ही शब्द कहा, क्या उस जातिका में कुछ देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? जी जी मिल रहा है। तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि हम लोग जब भी फलादेश करें तो इन चीजों का भी उपयोग करें। और यह जो होता है यह कर्तव्य से संबंधित समस्याएं हैं, और कर्तव्य से संबंधित समस्याएं हैं, अगर इसका उपाय हम लोग करते हैं तो कर्तव्यों में तो कम से कम कुछ सुधार आ जाता है। तो जब कर्तव्यों में कुछ ना कुछ सुधार आ जाता है तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं छोटी लगने लगती है। तो हम लोगों को इसका उपाय करना चाहिए। तो यह रहा आज का विषय वस्तु, एवं आज का आप लोगों को भी हमने कुछ बतलाया भी, और आप लोगों के समक्ष हमने पुनः दोबारे सुन लें कि दाम्पत्य जीवन में समस्याएं क्या आ सकती है। इस कुंडली के आधार पे हमने यहाँ पर सभी कुछ लिख रखा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ जो चंद्रमा और सूर्य लिखा गया है, तो जातक का चंद्रमा का महादशा चल रहा है और सूर्य की अंतरदशा चल रही है। यहाँ पर हमने जातिका के लिए लिखा है तो शनि की महादशा में मंगल की अंतरदशा चल रही है। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह सभी विषय वस्तु समझ में आई होगी।